सीमा को उसके ससुराल में इतना मान सम्मान नहीं मिलता था जितना कि उसकी बड़ी जेठानी कविता को, क्योंकि कविता एक अमीर परिवार से आई थी जबकि सीमा एक गरीब खानदान की बच्ची थी। दीपक सीमा को पसंद करता था, इसलिए उसने सीमा के साथ लव मैरिज की थी। सास ससुर और ननद सब ही अपनी बड़ी बहू कविता को ही अहमियत देते थे और सीमा को हर बात में ही पीछे रखा जाता था। माँ जी, लड़का देखने में तो बहुत अच्छा है, हमारी पूनम के लिए सही रहेगा। पूनम, तुम्हें कैसा लगा? बाबूजी के मोबाइल में फोटो है, देखी तुमने क्या? हाँ, पूनम को उसके बाबा ने दिखा दिया है, हम तो बस तुम्हें दिखा रहे थे। तुम इस घर की बड़ी बहू हो तो तुम्हारी भी तो पसंद नापसंद का ख्याल हम रखते हैं ना। हाँ, मुझे भी सही लग रहा है, पूनम के साथ ये जोड़ी बहुत जमेगी। मैं भी बस यही सोच रही थी कि आपको पसंद आ जाएगा। जो मेरी भाभी ने पसंद कर लिया तो समझो मैंने भी पसंद कर लिया। हाँ बाबूजी, मुझे ये लड़का पसंद है। पूनम, दिखाना तो जरा, लड़का दिखने में कैसा है? तुम क्या करोगी छोटी बहू देखकर? जब हम सब ने देख लिया तो तुम्हारा क्या काम? तुम्हें देखने की क्या जरूरत है? तुम इन सब बातों से पीछे रहा करो। सुनो जी, आप लड़के वालों से बात कर लें, फिर हम देखने दिखाने का काम करते हैं। हाँ ठीक है, मैं लड़के के पिता से आज ही फोन पे बात करता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या करना है। देखो सीमा, इतना तो तुम जानती हो कि इस घर में मेरी वैल्यू क्या है और तुम्हारी वैल्यू क्या है। तुम एक गरीब परिवार से आई हो जहाँ पे 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बड़ी मुश्किल की बात है, और मैं एक अमीर खानदान की बेटी हूँ। ये जो घर में महंगे महंगे सामान लगे हैं ना, ये सब मेरे दहेज में आए हैं, जिसकी वजह से मेरी इस घर में बहुत इज्जत है। इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखा करो। कविता बहू, जरा इधर आना। जी माँ जी, एक काम करो, पता नहीं लड़के वाले कब पूनम को देखने आ जाएं। तुम बाजार से पूनम को कुछ अच्छा पहनने के लिए दिलवा दो, कोई अच्छी सी साड़ी या फिर कोई सूट हो जाए, और जो भी पैसे हैं वो बाबूजी से ले लो। कैसी बातें करती हैं माँ जी, मेरे पास पैसों की कोई कमी थोड़ी है ना, बहुत पैसे हैं मेरे पास, मैं अपने पास से ही दिलवा दूंगी। माँ जी, मैं बस जरा तैयार हो जाऊं, आप पूनम से भी बोल दें कि वो तैयार हो जाएं, फिर हम चलते हैं बाजार। जीती रहो बहू। सीमा पास ही खड़ी देख रही थी और उसे बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी गई। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। पूनम का रिश्ता तय हो गया। पूनम को उसके ससुराल वाले देखने आए तो सब कविता को ही आगे कर रहे थे। उस समय भी सीमा चुप रही। सीमा, टेंशन मत लो, ये लोग तुम्हें इज्जत नहीं देते तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमको कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। समय के साथ सभी बदल जाएंगे। अभी उन्होंने तुम्हारी अच्छाई नहीं देखी ना, जिस दिन तुम्हारी अच्छाई सबके सामने आएगी तो सब बदल जाएंगे। मैं जानती हूँ दीपक, इसी वजह से तो मुझे यहाँ रहने में हिम्मत मिलती है, क्योंकि आप मेरे साथ हो। लेकिन कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। घर में कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता, सब गिरी हुई नजरों से देखते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, पापा बुला रहे हैं, मैं उनकी बात सुनकर आता हूँ। मैंने तुम सबको कुछ कहने के लिए बुलाया है, कुछ ज़रूरी बात करनी है तुम सबसे। कैसी ज़रूरी बात पापा, बोलिए। वो ऐसा है कि पूनम के होने वाले ससुर लाल जी का फ़ोन आया था, वो सबके साथ मिलकर मंदिर जाना चाहते हैं। कोई भी काम करने से पहले माता जी के मंदिर जाकर ही आशीर्वाद लेते हैं, तो उनका मन है कि हम सब उनके साथ चलें, इसलिए मैंने उनको हाँ बोल दिया है। कल सुबह निकलना है जाने के लिए, तो तुम सब तैयार हो जाओ, ठीक है? एक गाड़ी उनकी होगी और एक गाड़ी हमारी। हाँ ठीक है, हम सब तैयार हो जाएंगे। बड़ी बहू, तुम खाने पीने के सामान की तैयारी कर लो, रास्ते में भूख लगेगी और पूनम के ससुराल वाले भी होंगे, हमें ही इंतज़ाम करना चाहिए। पता नहीं वो लोग खाने का कुछ लाएंगे भी या नहीं।
ठीक है माँ जी, मैं देख लूँगी। कविता थोड़े और स्वभाव की थी। उसे घर के काम करने कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थे। उसने अपनी सास की बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। वो तो बस घूमने जाने की तैयारियों में लग गई। अगली सुबह 9 बजे निकलना था। रात को तूफानी बारिश की वजह से सुबह किसी की भी आंख नहीं खुली, पर सीमा 4 बजे ही उठ गई थी। घर में सभी सो रहे थे। सीमा को पता था कि अभी कुछ देर बाद सफर के लिए निकलना है और रास्ते में सबको ही भूख लगेगी, इसलिए उसने कुछ खाना बनाने का सोचा। अरे, भाभी ने तो आटा मंगवाया ही नहीं। मैं तो सोच रही थी कि रोटी बना लूं और साथ में आलू की सब्जी बना लूं। क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, चावल के आटे की रोटी बना लेती हूँ। कम से कम कुछ तो खाने का होगा। पता नहीं कितनी देर लगेगी पहुंचने में। सीमा फटाफट से चावल की काफी सारी स्वादिष्ट रोटियां बना लेती है। तब तक घर में सब उठ चुके थे। सब तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में क्या खाएंगे किसी को चिंता नहीं थी। रास्ते में एक जगह पहुंचकर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। दूसरी गाड़ी थोड़ा आगे निकल चुकी होती है। इस वाली गाड़ी में सीमा, उसकी सास पूनम और उसकी सास बैठे होते हैं। अरे, ये गाड़ी को क्या हो गया? पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको। अरे, मैंने तो ब्लड प्रेशर की दवाई भी खानी थी, दिमाग में ही नहीं आया। खाने का डिब्बा पैक भी किया था, लेकिन घर में ही भूल आई। क्या करूं? उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है। तभी तो सोच रही हूँ पूनम शादी होकर घर आ जाएगी तो सभी जिम्मेदारियां संभाल लेगी। माँ, हम लोगों ने कुछ खाने के लिए रखा था क्या? माँ जी को दे दीजिए, वो कुछ खाकर ब्लड प्रेशर की दवाई ले लेंगी। हाँ, मैंने कविता बहू को बोला था खाना बना के रखने के लिए। वो तो दूसरी गाड़ी में बैठी है। अपने भैया को फोन करके पूछो। पूनम फोन करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बड़ी भाभी कविता ने खाने के लिए कुछ भी नहीं रखा था। सीमा पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी। अब सीमा से रहा नहीं गया, इसलिए वो बोली, आंटी जी, मैंने चावल के आटे की रोटियां बना कर रखी हैं। दूसरा आटा था नहीं तो मुझे लगा कि मैं चावल के आटे की रोटियां बना लेती हूँ। चावल की रोटियां, वो तो मुझे बहुत पसंद है। किसी ज़माने में जब गेहूं का आटा नहीं मिलता था तो मैं चावल के आटे को पीस कर रोटियां बनाती थी। धीरज के पापा को भी चावल के आटे की रोटी बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी। मैं अभी आप सबके लिए खाना परोस देती हूँ। तुमने चावल के आटे की रोटियां कब बनाई बहू? वो माँ जी, सुबह 4 बजे आँख खुल गई थी तो मैंने सोचा कुछ खाने के लिए बना लूँ। फिर देखा कि आटा ख़त्म हो गया था तो मैंने चावल के आटे की रोटियां बना ली। सीमा की सास और नंद उसको प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। सीमा ने एक प्लेट में रोटी और सालन रखकर पूनम की सास को दी। सब ने पेट भर कर चावल के आटे की रोटियां खाईं। सीमा बहुत खुश हुई कि उसकी हाथ की बनाई हुई रोटियां सब खुशी से खा रहे थे। अगर सीमा सुबह 4 बजे उठकर रोटी ना बनाती तो आज सभी भूखे रहते और पूनम के ससुराल वालों पर भी बहुत बुरा असर होता। पूनम, तुम्हारी सीमा भाभी बहुत समझदार है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी सीमा भाभी की तरह समझदार बनो और हमारे घर को पूरी तरह संभालो। सीमा, चावल के आटे की रोटियां बहुत स्वादिष्ट बनी थी। तुम बहुत समझदार हो। सीमा, तुम जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। तुमने आज हम सबकी इज्जत बचा ली। तुमने आज एक समझदार बहू होने का फर्ज निभाया। जीती रहो बहू, जीती रहो। आज सीमा को एहसास हुआ कि उसके ससुराल वाले जो उससे दूरी बनाकर रहते थे आज उसको बहुत इज्जत और सम्मान दे रहे थे और बहुत प्यार से भी बात कर रहे थे। इस तरह सीमा ने अपनी समझदारी से अपने ससुराल में अपनी इज्जत बना ली। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी ठीक हो जाती है और वो सब मंदिर के लिए रवाना हो जाते हैं।